वो दोनों बाजू अपनी दोनों जानिब लटकाए मेरे सामने खड़ा था। काटराई की पतलून और हाफ स्लीव शर्ट में इसका ठोस जिस्म अपनी झलक दिखा रहा था। वो जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला, चलो ब्रदर, एक और कोशिश करो, अब तो ये और भी इजी है। पिस्टल तुम्हारे पास है, चलो शाबाश, मुझे विश्वास है कि तुम कामयाब हो जाओगे। मैं साकित और जामिद खड़ा था। इसकी उकाबी आंखें मेरी हर हरकत को नोट कर रही थी। अपने पिछले पाँव पर झुके हुए किसी खतरनाक तेंदुए की तरह ही वो मुझ पर जुस्त लगाने को बिल्कुल तैयार था। कहते हैं खतरनाक दरिंदों की नज़र इनके शिकार को हिप्नोटाइज कर देती है। वो हरकत नहीं कर सकते, अपना दफा नहीं कर सकते, भाग भी नहीं पाते। मैं भी शायद हिप्नोटाइज हो चुका था। जॉर्ज के बेपनाह एतमाद ने मुझे मबहूत कर दिया था। मैंने एक इसतरारी निगाह सुल्ताना पर डाली। इसकी आंखों में बेचारगी के सिवा और कुछ न था। वो जैसे बड़ी अच्छी तरह जान चुकी थी कि जॉर्ज का सामना करना मेरे बस में नहीं है। मैंने एक बार फिर अपनी बची कुछ ताकत जमा की, अपने दिलो दिमाग पर लानत मलामत के ताज़ियाने रसीद किए। खुद को समझाया कि पिस्टल तुम्हारे पास है, तुम्हारे हाथ से बमुश्किल 1 फीट की दूरी पर है, तुम इसे पलक झपकते निकाल सकते हो। जॉर्ज की जुस्त लगाने से पहले बआसानी इस पर फायर कर सकते हो। मेरे जिस्म के मसामों से पसीना बह निकला। सीने के अंदर जैसे एक मशल जोर से फिड़फिड़ाने के बाद एकदम बुझ गई। मेरे दिल ने कहा, तुम ये नहीं कर सकते ताबी, ये तुम्हारे बस में नहीं है। ये कुछ वैसी ही कैफियत थी जो लाहौर के नवा में डेक नाले के किनारे तारीकी में लहलहाते सरकंडों के पास मुझ पर इस वक्त तारी हुई थी, जब इमरान ने नाला पार करने के लिए मुझे अपनी तरफ बुलाया था और मैं सद कोशिश के बावजूद अपनी जगह से हरकत नहीं कर सका था। और ये कोई एक मौका तो नहीं था, ऐसे न जाने कितने मौके मेरी ज़िंदगी में आ चुके थे। मैं अपनी जगह खड़ा रहा। जॉर्ज के सुर्ख होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट ज़्यादा गहरी और जहरीली हो गई। वो 90 तुले कदमों से मेरी तरफ है। इसने मेरी कमीज़ के नीचे हाथ डालकर अपना पिस्टल वापस ले लिया और गंभीर अंदाज में बोला, लगता है कि तुम इंडियन फिल्में नहीं देखता। इन फिल्मों में तो ऐसे मौक़ों पर हीरो एकदम शेर बब्बर बन जाता है। मैं खामोश रहा। वो सुल्ताना की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, सुल्ताना डियर, ये शायद हीरो है ही नहीं, तुमने इसे खामखा हीरो बनाया हुआ था। इसका जगह तो तुम्हारे पाँव में भी नहीं बनता और तुमने पता नहीं इसे कहाँ तक इजाज़त दे रखा है। सुल्ताना भी खामोश रही। इसकी आंखों में नमी थी। इसके जिस्म से फूटने वाली फूलों की खुशबू न जाने कहाँ खो गई थी। जॉर्ज ने विस्की का एक घूंट लिया और मेरी तरफ घूम कर बोला, चलो बास्टर्ड, अब निकलो यहाँ से, अब यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। बास्टर्ड की गाली मेरे सीने पर घूंसे की तरह लगी, लेकिन पिछले 3-4 घंटों में ऐसे न जाने कितने घूंसे मैं सह चुका था। मैंने हिम्मत करके कहा, सुल्ताना का अगर कोई कसूर है तो इसे कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। तुम इसे जेल से यहाँ क्यों लाए हो? यहाँ इसे सज़ा देने के लिए नहीं, मोहब्बत करने के लिए लाए हैं। माई डियर चूहे, जॉर्ज ने दांत पीसकर गुलाबी उर्दू में कहा। इसके साथ ही मुझे गिरेबान से पकड़कर दरवाजे की तरफ धक्का दिया। मैं चांदी के एक कीमती गुलदान पर गिरा। गुलदान नीचे लुढ़क गया। मैंने मुज़ाहमती नज़रों से जॉर्ज को देखा। वो एकदम फिर आग बगोला हो गया। ऐसे क्या देख रहा है बास्टर्ड, ऐसे क्या देख रहा है? इसने सन्नाटे का थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद किया, फिर मुझे सर के बालों से पकड़ा और दीवार पर दे मारा। वो एक बार फिर मुझ पर पल पड़ा। सुल्ताना चिल्लाती हुई हम दोनों के दरमियान आ गई। इसने मेरा गिरेबान जॉर्ज के हाथों से छुड़ाया, फिर मुझे दरवाजे की तरफ धकेलते हुए बोली, तुम चले जाओ यहाँ से, मेरी किस्मत में यही है, तुम जाओ। इसकी आंखें नम थी। इसने मुझे दरवाजे से बाहर धकेला, फिर दरवाजे को होले से बंद करके अंदर से कुंडी चढ़ा दी। इसके चेहरे की बेचारगी को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जाता। मैं बंद दरवाजे को देखता रह गया। मेरा पूरा जिस्म खुश्क पत्ते की तरह लर्ज रहा था। हट्टा कट्टा मुलाजिम आगे बढ़ा। इसके साथ एक गार्ड भी था। अकम में 2 बावर्दी गार्ड्स मजीद खड़े थे। हट्टे कट्टे मुलाजिम की आंखों में छुपा छुपा तमस्खर था। चलो जी पति देव जी, इसने मुझसे मुखातिब होकर कहा और बाजू से पकड़कर दूसरी तरफ ले चला। जल्दी मुझे वापस क्वार्टर में पहुंचा दिया गया। क्वार्टर में आज इत्तफाकन मैं अकेला था। अस्तबल का सेकंड इंचार्ज और मेरा रूममेट मल्होत्रा आज अपने घर गया हुआ था। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और चारपाई पर चित लेट गया। मेरी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। सीने में अंगारे दहक रहे थे। मैं तसव्वुर की निगाह से कुछ दिलदोज मंजर देख रहा था। सुल्ताना जॉर्ज के पंजाए सितम में थी, इस 4 दीवारी में, इसी छत के नीचे। फिर मुझे बालू का ख्याल आया। वो पता नहीं कहाँ था। वो भी तो अपनी माँ के साथ ही जेल गया था। शायद वो भी इसी 4 दीवारी में कहीं था। मुझे लगा कि मेरे सर की नसें फट जाएंगी। मैं उठकर बैठ गया। हिचकियों से रोने लगा। मैं इतना रोया कि मेरा बाजू आंसुओं से तर हो गया। मुझे अपने आप पर तैश रहा था। खुद को मार लेने को दिल चाहता था। मैंने बिलक कर फरियाद की, ऐ खुदा, मेरी इस बेकार ज़िंदगी को ख़त्म कर दे। मैं और जीना नहीं चाहता, और दुख सहने की हिम्मत नहीं। मैं वही रहूँगा जो हूँ, एक बेकार बुज़दिल कमज़ोर।
और नहुस्तों का मारा इंसान। मेरे वक्त में तारीकियों और जिल्लतों के सिवा और कुछ नहीं, मैं हार गया हूँ यार। अब आज मैं इस कदर टूटा हुआ था कि खुदाए बुजुर्गों बरतर को पुकारते हुए भी मेरे लहजे में तपिश थी। शायद ये दुआ नहीं थी, शिकवा था। एक एक करके मुझे अपने सारे करतूत याद रहे थे। मैंने सरवत को अपनी आंखों से बर्बादी की तरफ जाते देखा और कुछ न कर सका। मेरी माँ मेरे सामने अजियतें सह कर मर गई। मेरा यार, मेरा गमगुसार सरासर मेरी बुज़दिली का शिकार होकर तारीकियों का रिज़्क हो गया। और आज एक गैर मुल्की बदकार ने मेरी मुबैना बीवी की आंखों के सामने मेरी बेमिसाल जिल्लत का इंतज़ाम किया। इसने मुझे मुज़ाहमत करने के दलेराना मौके दिए और बार बार मुझे शर्मनाक पसपाई से दो चार किया। मैं रोता रहा। मेरी आंखों से आतिशी आंसू बहकर मेरे रुखसारों पर चलते रहे और मेरी बेबसी का नोहा पड़ते रहे। न जाने कितनी ही देर इसी तरह गुजर गई। फिर कमरे में रोशन मोमबत्ती पिघल पिघल कर ख़त्म हो गई और कमरे में गहरी तारीकी छा गई। कमरे से बाहर दियो हैकल कुत्ते अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे थे और गाहे बगाहे मुसल्ले पहरेदारों की आवाज़ें सुनाई देती थी। इन पहरेदारों में 2 घुड़सवार भी शामिल थे जो थोड़े थोड़े वक्फे से इमारत की बैरूनी दीवार के साथ साथ अंदर की तरफ चक्कर मुकम्मल करते थे। मैं उस रात बहुत रोया, लेकिन जितना रोया आंखों की आग इतनी ही बढ़ती गई। मैंने बड़ी संजीदगी से सोचा कि खुद को ख़त्म कर लूँ। क्वार्टर के बावर्ची खाने में सब्ज़ी और गोश्त काटने वाली तेज़ छुरी मौजूद थी। मैं इससे अपनी कलाई की रगें काट सकता था और मौत की आगोश में पहुँचने के लिए चारपाई पर चित लेट सकता था, या फिर अलमारी में से शराब की वो बोतलें निकालता जो मल्होत्रा ने अपने इस्तेमाल के लिए रखी हुई थी। इतनी ज़्यादा शराब अपने मैदे में उंडेल लेता कि मेरी मौत वाक़ई हो जाती। इस तरह के कुछ मज़ीद जानलेवा ख्याल भी जहन में आए, लेकिन इन सब में से छुरी से रगें काटने वाला ख्याल गालिब रहा। उस रात दिलो दिमाग की कुछ ऐसी कैफियत हो गई कि मैं कुछ भी कर सकता था। शायद ये वही कैफियत थी जो 2-2.5 साल पहले मुझ पर लाहौर में तारी हुई थी। मैं गंदम की गोलियां निगलने के लिए 100% तैयार हो गया था। इस वक्त तो इमरान की सूरत में एक रोशन चेहरा फरिश्ता आया था और मुझे मेरे इरादे से रोकने में कामयाब रहा था। लेकिन आज यहाँ किसने आना था? आज किसी ने नहीं आना था। मैं निहायत गहरी तारीकी में टटोलता हुआ उठा और बावर्ची खाने में से निहायत तेज़ फल वाली छुरी ले आया। अंदोह की शिद्दत इतनी तेज़ थी कि मुझे ये सब कुछ आसान लगने लगा था। मैं बिस्तर पर लेट गया, गहरी तारीकी में आंखें बंद कर ली। यही वक्त था जब मुझे अपने करीब से कहीं इमरान की आवाज़ सुनाई दी। क्या कर रहे होता अभी? मैं चौंक कर दाएं बाएं देखने लगा। जाहिर है कि वहाँ कोई नहीं था, मगर आवाज़ इतनी साफ और वाज़ेह थी कि मैं हैरान रह गया। ये सिर्फ मेरे तसव्वुर का करिश्मा था। मैंने आंखें फिर बंद कर ली। इमरान का हंसता मुस्कुराता चेहरा मेरी निगाहों के सामने आ गया। इसने बड़ी अदा से मेरी तरफ देखा। जिगर भूल गए जो मैंने कहा था? क्या कहा था मैंने? अश्कबार लहजे में बज़ुबान खामोश पूछा। इसके तसव्वुराती हाथ ने आगे बढ़कर मेरी नाक को चुटकी में पकड़ा और बोला, लकड़ी के बांदर, तेरा भेजा भी एकदम 5 स्टार है। मैंने एक मरतबा खुदकुशी के बारे में कुछ बताया था और कहा था कि इसे याद रखना। मेरे जहन में झमाका सा हुआ और इस झमाके के साथ ही इमरान का तसव्वुर ओझल हो गया। ताहम ये तसव्वुर ओझल होते ही एक ऐसा जुमला मेरे दिमाग को थमा गया जिसने मुझे सर तपा हिलाया और मेरे मुर्दा जिस्म में ज़िंदगी की लहर दौड़ा दी। मुझे इन निहायत संगीन घड़ियों में इमरान का वो बेमिसाल चमकीला फ़िक्रा याद आया जो इसने मुझसे मिलने के बाद लाहौर में कहा था। इसने कहा था, अगर तुम्हें खुदकुशी करनी ही है तो फिर इसकी जिम्मेदारी खुद पर न लो, बस अपने आप को जानलेवा हालात के धारे पर छोड़ दो। जो कुदरत को मंजूर होगा वो हो जाएगा। इसका ये भूला बसरा फ़िक्रा इतनी शिद्दत से मेरे दिमाग में आया कि सोच के बेशुमार बंद क्वार्टरों को एक धमाके से खोल दिया। शायद कुछ लम्हे ऐसे ही इनकलाब आफरीन होते हैं और कुछ लफ्ज़ ऐसा ही काया पलट असर रखते हैं। मैं मबहूर रह गया। वो मनोवजनी बोझ जो मेरे सीने को कुचल रहा था अचानक मेरे सीने से हट गया। मुझे लगा कि मुझे अपनी नजात की राह नजर आ गई है। ये क्या हुआ था? यकायक तब्दीली की एक ऐसी हवा चली थी मेरे अंदर। शायद ये सब इस गिरिया जारी का सिला था जो आज शब मैंने अपने खुदा के हुजूर की थी और इन बेशुमार आंसुओं का अजर था जो आज इस कमरे की तैरगी में मैंने बहाए थे। तो क्या कुदरत ने बिलाखिर मेरी सुन ली थी? मैं मरना चाहता था लेकिन हराम मौत मरना नहीं चाहता था और मुझे रास्ता नजर आ रहा था, वही रास्ता जो मेरे यार ने मुझे एक रोज़ दिखाया था, आगे बढ़ने का, संगीन तरीन खतरात से टकराने का, मौत के पीछे भागने का। और मैं उठ खड़ा हुआ। मेरे पूरे जिस्म पर लर्जा तारी था, लेकिन यह खौफ का लर्जा नहीं था, ये कुछ और था। मैंने खिड़की से झांका। बाहरी इमारत के वसी कमरों में बरकी रोशनी थी जो जनरेटर से मुहैया होती थी। मेरे क्वार्टर से चंद गज के फासले पर वही हट्टा कट्टा मुसल्ले मुलाजिम खड़ा था जो 5-6 घंटे पहले मुझे किसी गाय बकरी की तरह हाँक कर इमारत के अंदरूनी हिस्से में ले गया था और अकूबत खाने के हवाले किया था। छोटी नाल की एक राइफल इसके कांधे से लटक रही थी। वो टहलने के साथ साथ रेडियो पर कुछ सुन भी रहा था। वो कतई बेपरवाह था। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इसके साथ क्या होने वाला है। मैं अजीब जहनी कैफियत में क्वार्टर से बाहर निकल आया।
मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे हाथ में क्या है। मैंने जूती भी पहनी हुई है या नहीं, मुझे इर्द गिर्द मौजूद कोई और शख्स देख रहा है या नहीं, रखवाली के खौफनाक कुत्ते कहाँ हैं, छत पर मौजूद मुसल्ले पहरेदार की पोजीशन क्या है, और मैं इन बातों के बारे में सोचता भी क्यों। मैं तो मौत का राही था, मुझे मरना था या मार देना था, और जितनी जल्दी ये मरहले तय हो जाते इतना ही बेहतर था। मैं अपनी दिली कैफियत बिल्कुल खोल कर बयान कर रहा हूँ, और हकीकत यही है कि इन लम्हों में मुझे अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम रुकावटें और दीवारें यकसर हकीर नजर आईं। मैं अंधाधुंध मुसल्ले शख्स की तरफ भागा, मेरे कदमों की चाप सुनकर वो मेरी तरफ मुड़ा, और इस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे हाथ में कोई चीज़ दबी हुई है, और ये वही तेज़ फल वाली छुरी है। मुझे यूं अपनी तरफ आते देखकर गोबिंदर नामी ये मुलाजिम घबराया। ओए ओए, वो बस इतना ही कह सका कि मैं इस पर जा पड़ा। मैंने बायां हाथ इसके गिरबान पर डाला। मेरे दाएं हाथ की मौलिक हरकत में मेरी उम्र रफ्ता की सारी बेकसी, बेचारगी और अजियत एक अजब लहर बनकर दौड़ रही थी। तेज़ धार छुरी करीबन 8 इंच तक गोबिंदर की चर्बीदार पेट में घुसी। गोश्त और लोहे का तसादुम, गोश्त कटने की आवाज़, गोबिंदर की करबनाक आह, और अपने हाथ पर गर्म खून के चंद छींटे। ये सब कुछ मैंने पूरे होशो हवास में महसूस किया। मैंने छुरी खींची लेकिन वो नहीं निकली। मुझे हरगिज़ मालूम नहीं था कि किसी को छुरी मारी जाए तो वो इस तरह फंस भी जाती है। गोबिंदर पुश्त के बल गिरा, इसकी राइफल इसके जिस्म से अलहदा हो गई। मैंने राइफल उठाई, मेरी निगाहें एक लम्हे के लिए गोबिंदर की निगाहों से टकराईं। वो मुझे देख रहा था और इसकी आंखों में दुनिया जहान की हैरत सिमट आई थी। अब राइफल मेरे हाथ में थी। मुझे एक दफ़ा इमरान ने बताया था कि सेफ्टी केज कहाँ होता है और कैसे हटाया जाता है। मैंने सेफ्टी केज हटाया और मेन गेट की तरफ दौड़ा। अभी मेन गेट से 15-20 कदम दूर था कि दो हैकल कुत्ते मेरी तरफ झपटे। ये खौफनाक मंजर था, लेकिन मौत से बढ़कर खौफ और किस चीज़ का हो सकता है, और मैं इन लम्हों में इस खौफ पर गलबा पा चुका था। मैंने ट्रिगर दबाया, धमाके के साथ राइफल ने शोले उगले। मैंने कमोबेश 6 फायर किए। इमारत के सन्नाटे तहलका खेज आवाज़ों से गूंज उठे। दोनों कुत्ते मुझसे 10-15 कदम की दूरी पर गिर गए और लोट पोट होने लगे। अब मेरा रुख गेट की तरफ था। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इमारत के बैरूनी गेट से निकलना मेरे लिए इस कदर आसान साबित होगा। यहाँ तो खौफनाक सुरख आंखों वाले लश्करें चकराते थे और इनकी राइफलों पर चढ़ी हुई संगीनें लश्कारें मारती थी। रात के इस पहर गेट पर सिर्फ 2 अफराद मौजूद थे। वो सिगरेट फूंक रहे थे और इनकी राइफलें चौबी कैबिन की दीवार के साथ रखी थी। उन्होंने 2-3 सेकंड तो सूरत हाल को समझने में लगा दिए, फिर वो राइफलों की तरफ लपके। एक पहरेदार टांग पर गोली खाकर रास्ते में ही गिरा, दूसरा रुख बदल कर बाहर की तरफ भाग गया। मैं दंदनाता हुआ गेट से बाहर था। मेरे दोनों हाथ बड़ी मजबूती से राइफल पर जमे हुए थे। मेरी आंखों में लहू था। मैं कुछ भी कर सकता था। मुझे दूर दरख्तों में घोड़ा गाड़ी खड़ी नजर आई। मैं इसकी तरफ दौड़ा। रुक जाओ, गोली मार दूंगा। अकब से एक चिंगारती हुई आवाज़ आई। मैं नहीं रुका। अब मुझे नहीं रुकना था। मुझे अंदाज़ा हुआ कि इमारत में बेशुमार रोशनियां जल उठी हैं। हर तरफ खतरे के मखसूस अलार्म बजना शुरू हो गए हैं। अलार्मों की आवाज़ बड़ी तेज़ और करीब थी, जैसे कोई बदबूदार मकरू जानवर अपने गिरोह को इकट्ठा करने के लिए चिल्ला रहा हो। ये डूबती उभरती आवाज़ इमारत के मेन गेट और जनूब की बाउंड्री वॉल की तरफ से उभर रही थी। मेरी निगाह घोड़ा गाड़ी पर थी। मैं सीधा घोड़ा गाड़ी की तरफ गया। गैस लैंप की मदम रोशनी में गाड़ी बान ने मेरा हुलिया और मेरे तासरात देखे तो इसकी आंखें फटी रह गईं। मुझे लगा कि वो गाड़ी से छलांग लगाकर भाग निकलेगा। अगर वो भाग निकलता तो ये गाड़ी मेरे लिए बेकार थी। मैं घोड़ों को हाँक नहीं सकता था। मैंने राइफल गाड़ी बान की तरफ सीधी की और फंकार कर कहा, खबरदार नीचे ना उतरना, गोली मार दूंगा। जिंदगी में पहली बार हुआ था कि मैंने इस अंदाज में किसी को धमकाया था, और ये खाली खुली धमकी नहीं थी। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि अगर इस शख्स ने मेरी बात न मानी तो मैं इसे गोली से उड़ा दूंगा, और यही बात शायद दरमियानी उम्र के इस गाड़ी बान को भी मालूम हो गई थी। वो अपनी जगह साकित बैठा रहा। मैं जुस्स लगाकर गाड़ी के अगले हिस्से पर सवार हुआ और बेदरेग राइफल की नाल गाड़ी बान की फरबाई गर्दन पर रख दी। गाड़ी भगाओ, मैंने नाल इसकी गर्दन में धंसाते हुए कहा। गैज़ो गज़ब की शिद्दत से मेरी आवाज़ इतनी बिगड़ी हुई थी कि खुद मुझसे भी पहचानी नहीं गई थी। गाड़ी बान ने एक लहजे के लिए तजब्जुब दिखाया। मैंने राइफल इसके सर पर मारी। इसकी पगड़ी उछल कर दूर जा गिरी। इसके साथ ही इसने बागे थाम कर चाबक दिखाया। गाड़ी के दोनों घोड़े एक झटके से आगे बढ़े। यही वक्त था जब मैंने इमारत के आईनी गेट पर हलचल देखी। गार्ड्स अफरा तफरी में बाहर आ रहे थे। बौखलाहट और तारीकी के सबब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। पहले उन्होंने अंधाधुंध हवाई फायरिंग की, फिर किसी ने तेज़ी से दरख्तों में ओझल होती हुई घोड़ा गाड़ी को देखा। वो देखो, एक पुकारती हुई आवाज़ सुनाई दी। इस दौरान में घोड़ा गाड़ी ने दरख्तों के दरमियान एक मोड़ मुड़ा और बल खाते रास्ते पर सरपट भागती चली। मुझे पता था कि ताकुब किया जाएगा। जल्द ही ताकुब के आसार नजर आने लगे। दूर अकब में तेज़ी से हरकत करती हुई मशालें दिखाई दी। यकीनन ये वो मुसल्ले घुड़सवार थे जो जॉर्ज की रहायशगाह से निकले थे।
और तेज़ी से मेरी तरफ आ रहे थे। तेज़ चलाओ, मैंने गाड़ी बांध के नंगे सर पर राइफल की आहिनी बैरल की ठोकर लगाई। वो कराह कर रह गया। इसके साथ ही इसने बागों को झटके दिए और चाबुक लहराया। घोड़ों की गर्दनें ऊपर उठी और रफ्तार एकदम बढ़ गई। घोड़ों और घोड़ा गाड़ी की रफ्तार में खासा फ़र्क होता है। 1-2 मिनट में ही घुड़सवार नज़दीक आ गए। इसके साथ ही उन्होंने गोलियां चलाईं। धमाकों से शोले लपके। गोलियों की शाएं शाएं हमारे सरों से काफ़ी ऊपर सुनाई दी। यकीनन ये फायरिंग मारने के लिए नहीं, डराने के लिए थी। वो चाहते थे कि हम घोड़ा गाड़ी रोक दें। मैंने एक बार फिर राइफल गाड़ी बांध की गर्दन में धंसाई और सरसराती आवाज़ में कहा, गाड़ी रोकोगे तो इसी जगह गोली मार दूंगा। गाड़ी बांध बस इस बात में सर हिला कर रह गया कि घने दरख्तों के दरमियान से गुजरता हुआ तारीक और नीम पुख्ता रास्ता था। हर घड़ी यही लगता था कि घोड़ा गाड़ी किसी तनावर दरख्त से टकरा जाएगी, मगर घोड़े इन नशीबो फराज के शनावर थे। वो अपने मालिक के इशारों पर सरपट भागे चले जा रहे थे और फिर घुड़सवार बिल्कुल करीब पहुंच गए। एक घुड़सवार ने ललकार कर कहा, ओए गाड़ी रोको, नहीं तो मारे जाओगे। गाड़ी बान की सूरत दीदनी थी। वो दोनों तरफ से मौत की धमकी सुन रहा था। गहरी तारीकी के सबब इसके तासरात ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे, ताहम इतना पता चलता था कि वो दहशत ज़दा है। अचानक सरपट भागते घोड़ों में से एक को ठोकर लगी। वो संभलने की कोशिश करता हुआ गिरा। इसके साथ ही दूसरा घोड़ा भी गिरा। गाड़ी जैसे हवा में मुअल्लक हुई। मुझे लगा कि मैं पहले ऊपर उठने के बाद अब तेज़ी से नशीब की तरफ जा रहा हूँ। मैं घनी झाड़ियों में गिरा और पतली पतली शाखों को तोड़ता हुआ कच्ची ज़मीन पर आया। मैंने अपने अकब में घोड़ों की दर्दनाक हिनहिनाहट सुनी। इसके साथ ही गाड़ी के गिरने और टूटने की आवाज़ें आईं। मैं हैरत अंगेज़ तौर पर शदीद चोटों से महफूज रहा था। मैं उठते साथ ही फिर दौड़ा। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरा रुख किस तरफ है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं बस जल्द अज जल्द इस जगह से दूर निकल जाना चाहता था। मेरी आंखें अंधेरे में देखने की काबिल हो गई थी। तारों की मध्यम रोशनी में मुझे रास्ता दिखाई दे रहा था। मेरे इर्द गिर्द कीकल, नागफनी और जंतर के दरख्त थे और वो सारी नबातात थी जो जंगली इलाके में नजर आती थी। दफतन मुझे अंदाज़ा हुआ कि राइफ़ल अभी तक मेरे हाथ में है। राइफ़ल के लमस ने मेरे एतमाद में इजाफा कर दिया। ज़िंदगी में शायद पहली बार मुझे हथियार की कदर कीमत का अंदाज़ा हुआ था। हवा बहुत तेज़ थी और मेरे अकब से चल रही थी। मुझे लगता था कि यह हवा मुझे धकेल रही है और मैं भागने की बजाय उड़ता चला जा रहा हूँ। ये सब जागती आंखों के ख्वाब जैसा था। मैं बहुत से ख़तरों से बेनियाज हो गया था। दरख्तों से टकराकर ज़ख्मी होने का ख़तरा, किसी गड्ढे में गिरने का ख़तरा, अकब से गोली चलने का ख़तरा, किसी जंगली जानवर का डर, कुछ भी मेरे जहन में नहीं था। मैं बस निकलना चाहता था, निकल जाना चाहता था। इस स्याही माइल जंगल के हिसार से मैं इस मनहूस नरगे को तोड़ देना चाहता था। मुझे आज़ादी दरकार थी, बस आज़ादी, और मैं भाग रहा था। मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा ताक़ुब हो रहा है। मैंने अपने अकब में दूर अफ्तादा आवाज़ें सुनी। इनमें कुत्तों की आवाज़ भी शामिल थी। मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि ये आवारा कुत्ते थे या ख़ास बूगीर कुत्ते जो घुड़सवारों के साथ मेरे पीछे आ रहे थे। मैं 2 कुत्तों को इमारत के अहाते में मार चुका था। मैं मज़ीद को भी मार सकता था अगर मेरा रास्ता रोका जाता। तो मैंने इस राइफ़ल में मौजूद एक गोली भी बचा कर नहीं रखना थी और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस राइफ़ल में कितनी गोलियाँ हैं। ये ब्रेस्ट मारने वाली राइफ़ल थी और एक बार इमरान या शायद इकबाल ने मुझे बताया था कि ऐसी राइफ़लों में अमूमन 20-25 गोलियां तक होती हैं। मैंने अब तक बमुश्किल 7-8 गोलियां ही इस्तेमाल की थी। मैं अंधाधुंध भागता रहा। पता नहीं कि मैं कितनी देर भागा, 8-10 मिनट या 20-25 मिनट। बस मुझे ये एहसास था कि मेरी सांस धोंकनी की तरह चल रही है और मेरी टांगें शल होती जा रही हैं। इसी वक्त मुझे लगता था कि मैं भागते भागते अचानक गिर पड़ूंगा और तादेर उठ नहीं सकूंगा, मगर मैं फिर भी टांगों को हरकत देता रहा। तसल्ली की सिर्फ एक बात थी, अब मुझे अपने अकब में ताक़ुब के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। कुत्तों की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। तो क्या मैं मुताक़ब अफराद को जल देने में कामयाब हो गया हूँ? इस सवाल का यकीनी जवाब देना तो अभी मुश्किल था। भागते भागते मेरे जहन में ख्याल आया कि हवा मेरे अकब से चल रही है। मैंने सुना था कि अगर तेज़ हवा इसी सिमत में चल रही हो जिस सिमत में कुत्तों का शिकार जा रहा हो, तो फिर कुत्तों की हिस्स शामा कुंद हो जाती है। शायद यहाँ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे पीछे आने वाले घुड़सवार किसी और जानिब निकल गए थे। मेरी टांगें अब किसी भी वक्त जवाब देने वाली थी। मैं एक जगह पर बरगद के बड़े बड़े दरख्तों तले बैठ गया। दरख्तों की जड़ें ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी और अंधेरे में यूँ लगता था कि दर्जनों सांप हवा में झूल रहे हैं। मौसम में खनकी थी, फिर भी मुझे शदीद प्यास महसूस हो रही थी। पिंडलियों में नए कांटे चुभ गए थे और जिस्म पर ताज़ा खराशों की जलन थी। मैंने ऑटोमेटिक गोद में रख ली और दरख्त से टेक लगाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सुल्ताना की बेबसी का ख्याल जहन में यूँ आया जैसे अंधेरे में अचानक बिजली चमकती है। इसका मुझे बाहर धकेल कर दरवाज़ा बंद करने का अंदाज दिल को लहू लहू करने वाला था। पता नहीं आज रात इस पर क्या बीती थी और अब वो कहाँ थी। और वो छोटी छोटी गोल आंखों वाला मासूम सूरत बालू जिसे वो मेरा बच्चा कहती थी, वो सुल्ताना के साथ ही जेल में गया था, लेकिन जॉर्ज की 4 दीवारी में वो सुल्ताना के साथ नहीं था। खबर नहीं कि वो कहाँ था।
मेरा दिल गवाही दे रहा था। इस सुल्ताना जैसी निडर लड़की अगर जॉर्ज के जाल में आई थी तो इसकी वजह मैं था। मुझे अजियत के नाकाबिले बर्दाश्त शिकंजे में देखकर सुल्ताना ने जॉर्ज के सामने हथियार डाल दिए थे। इसने मुझे अपनी आंखों के सामने तड़प कर मरते हुए देखने से बेहतर समझा था कि वो अपनी शोहर परस्ती को एक नया रुख दे दे और अपना आप मुझ पर लुटा दे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।